नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 16 ऑफ मई 16 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और रेगुलर जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करो उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीपीसीएल बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है? तो कहां पे रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला? ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं, तो देखिए जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के बीना में, ठीक है, बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। अगर हम बात करें इस परियोजना की, इस ठीक है रिफाइनरी की, तो ये इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जा रहा है, विकसित किया जाएगा। और ये लगभग अगर हम इसकी क्षमता की बात करें कितना उत्पादन करेगा, तो ये देखा जाए 1200 जो है किलो टन प्रति वर्ष जो है ये एथिलीन और प्रोपलीन का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और हम बात करें एथिलीन और प्रोपलीन का जो है ये किसके घटक होते हैं दोस्तों, तो ये कपड़ा के, पैकेजिंग के, फार्मा जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके ये महत्वपूर्ण घटक होते हैं एथिलीन और प्रोपलीन। और इसी का जो है उत्पादन किया जाएगा इस अत्याधुनिक रिफाइनरी में, ठीक है, जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश के बीना में, ठीक है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। इससे क्या होगा दोस्तों, तो जब ये अपना उत्पादन करेगी तो इससे देश का जो है आयात जो है, हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, अभी देखें तो इन सारे जो घटकों का, तो उससे हमारी आयात की निर्भरता कम होगी और प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जो विजन है, उसको भी पूरा करने में एक नई दिशा मिलेगी। यह जो मेगा परियोजना है, इससे क्या होगा, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रिफाइनरी का दोस्तों जब विस्तार होगा तो वहां पे लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, जिससे कि रोजगार के अवसर, उनकी आय की जो है आय भी उनका बढ़ेगा। और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में डाउन स्ट्रीम उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं की भी वर्चुअल शिलान्यास किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं की बात करें तो इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और 2,37,000 जो है नए रोजगार भी सृजित होंगे, ठीक है। तो जानती हैं आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा जो है सरकार का लक्ष्य रहता है, जिससे ना सिर्फ विस्तार होता है, किसी चीज का विकास होता है उस क्षेत्र का, बल्कि वहां पे रोजगार का भी सृजन होता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, उनकी आय की जो है आय बढ़ता है उनसे, जिससे कि उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भी उनका जो है विस्तार होने लगता है। तो ये दोस्तों बेसिकली उद्देश्य है किसी भी क्षेत्र का विकास करना, इन्वेस्टमेंट। तो एक तरीके से यहाँ पे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि सरकारी ई मार्केट प्लेस में भाग लेने वाले 56 मंत्रालयों और विभागों में कौन सा मंत्रालय अग्रणी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई मार्केट, जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है, उसमें कुछ मंत्रालयों ने भाग लिया, जिसमें शीर्ष मंत्रालय कौन सा रहा है दोस्तों, अग्रणी रहा है, वो रहा है रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें सरकारी, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में भाग लेने वाले जो 56 मंत्रालय और विभाग थे, उसमें रक्षा मंत्रालय की बात करें तो वो शीर्ष पर यानी कि अग्रणी रहा है। रक्षा मंत्रालय ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्डर मात्रा, दोनों में ही शीर्ष स्थान पे रहा है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल की, तो इसकी स्थापना जब से हुई दोस्तों, तब से रक्षा मंत्रालय का जो योगदान 12 सितंबर तक देखा जाए तो कितना रहा है, 73,225 करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने कुछ वक्तव्य दिए और कहा कि
चालू वित्त वर्ष में जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है उसके माध्यम से खरीद पहले की, ठीक है, कितने अधिक हो चुकी है, तो 18,790 यानी कि 18,790 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। किसके माध्यम से? ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल उसके, ठीक है, कारण। इसकी बात करें दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है दोस्तों, इसकी शुरुआत देखा जाए तो अगस्त 2016 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो उद्देश्य क्या था दोस्तों? जो पुरानी निविदा प्रक्रिया है उसको नया रूप देना और साथ ही साथ डिजिटलीकरण माध्यम से जो सरकारी खरीद है उसमें अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा अगस्त 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस योजना को जो है शुरू किया गया था। और इसी के तहत देखा जाए, ठीक है, भाग लेने में जो है जितने मंत्रालयों ने भाग लिया उसमें जो रक्षा मंत्रालय है वो अग्रणी रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अश्वत्थ निधि परियोजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? तो अश्वत्थ निधि जो परियोजना है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2018 में, ठीक है, अश्वत्थ निधि परियोजना की शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जो है परियोजना, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी अश्वत्थ निधि परियोजना की दोस्तों, तो ये 2018 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। और ये अपने शुरुआत के बाद से देखा जाए, इसके जिस उद्देश्य के लिए इसका शुरुआत किया गया था दोस्तों अश्वत्थ निधि परियोजना का, इसके शुरुआत के बाद से देखा जाए जो यौन अपराध है और जो गंभीर लिंग अपराध जो आधारित हिंसा है उसमें लगभग 1400 पीड़ितों को 10.17 करोड़ रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तो ध्यान रखिएगा, जो ये पीड़ित होती है, जो यौन पीड़ित होती है, गंभीर लिंग अपराध से जो पीड़ित रहती हैं या फिर जो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं रहती हैं, उनको एक तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास के, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये अश्वत्थ निधि परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। इस परियोजना की बात करें दोस्तों तो पीड़ितों को 10 अलग अलग श्रेणियों में कवर किया जाता है। तो इसके तहत देखा जाए 10 अलग अलग श्रेणियों के तहत जो है आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि गंभीरता के आधार पर कितनी मतलब उनको पीड़ित किया गया है, इसके कारण कितना उनको नुकसान हुआ है, इसके आधार पर 25,000 से लेकर के 2 लाख तक की राहत जो है प्रदान किया जाता है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 10 श्रेणियां दोस्तों कौन है? सबसे पहले बलात्कार है दोस्तों, फिर उसका सामूहिक बलात्कार है, अप्राकृतिक यौन संबंध है, एसिड हमले हैं, जीवन की हानि हो रही हो, बलात्कार के कारण गर्भावस्था, शरीर के अंगों की हानि हो रही, यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप अगर गर्भपात या जलने की चोट जैसे विभिन्न जो अपराध हैं उनको जो है इन्हीं अपराध के तहत जो है पीड़ितों को सहायता प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे कम जो सहायता मिलती है वो एसिड हमले के पीड़ित को मिलती है। अगर हम बात करें, माफ करिएगा, सबसे अधिक जो सहायता दी जाती है वो एसिड हमले से पीड़ित महिला उन्हें, और जबकि घरेलू हिंसा और तस्करी से पीड़ितों को सबसे कम जो है सहायता मिलती है। तो देखिए अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी दोस्तों, तो इसके अनुसार देखा जाए जो 5वां वाला था उसमें देखा जाए घरेलू हिंसा के मामले सबसे ज्यादा, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की भी बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी बात किया जाए दोस्तों, तो इन्होंने भी बताया कि घरेलू हिंसा के मामले जो रहे हैं वो सबसे अधिक रहे, ठीक है, घरेलू हिंसा के मामले। और अगर हम बात करें घरेलू हिंसा तस्करी पीड़ितों को इसमें सबसे कम सहायता मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी योजना परियोजना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वत्थ निधि परियोजना 2018 में शुरू की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने जो है नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू किया है? नाम से ही पता चल जा रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नंद बाबा योजना शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है, नंद बाबा मिशन, उसी के तहत इसकी शुरुआत की गई है। तो जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने जो राज्य के मवेशी हैं उनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो पहले से एक चलाई जा रहा है मिशन जिसका नाम है नंद बाबा मिशन, उसी मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, नंदनी कृषक समृद्धि योजना की, तो इसका उद्देश्य देखिए क्या, एक तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और डेयरी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गाय की नस्लों, विशेष रूप से जो साहीवाल है, ठीक है, गिर है,
थारपार है और गंगातीरी, इनमें सुधार करना। ये जो नस्लें हैं आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में भी कि किसकी नस्ल है, साहिवाल, गिर, थारपारकर, ठीक है, गंगातीरी, ये सब गांव की, ठीक है, ये सब देखा जाए तो गाय की नस्ल है, ठीक है। और इन्हीं में जो है सुधार करके दूध के उत्पादन को बढ़ाना, और दूसरा बेसिकली उद्देश्य क्या है, जो डेयरी किसान है उनकी आय को बढ़ाना, ठीक है। इसके तहत देखा जाए सरकार जो है 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने के लिए 62.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 50% जो है सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे प्रति जो लाभार्थी अधिकतम कितने लाख की सब्सिडी होगी, तो 31.25 लाख रुपए की सब्सिडी होगी। इस योजना जो है, ये योजना शुरुआत में राज्य के 10 संभागीय मुख्यालय में लागू होंगे। लाभार्थी के पास देखा जाए क्या क्या कुछ कंडीशन है कि कौन इसके लाभार्थी हो सकते हैं, तो पशुपालन का कम से कम उनके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, और पात्रता के लिए विशिष्ट भूमि आवश्यकताओं को पूरा भी करना चाहिए। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिनके आधार पे जो है एक तरीके से लाभार्थी को इसके तहत चुना जाएगा, नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य जो है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ठीक है, राज्य प्रथम स्थान पे है। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, और नंबर 1 पे कौन सा देश है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों है, माफ करिएगा, जो पूर्व सैनिकों और शहीदों के जो परिजन हैं, उन परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो भारतीय सेना ने देखा जाए जो पूर्व सैनिक हैं दोस्तों, उन सैनिकों और जो शहीद हैं, उन शहीदों के जो परिवारजन हैं, उन परिवारजनों के लिए एक प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट जो है नमन लॉन्च किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट की बात करें, जो प्रोजेक्ट नमन है, इसके तहत देखिए क्या होगा, जो दिग्गजों और जो जान गंवाने वाले कर्मी हैं, उन कर्मियों के जो परिवारजन हैं, जो परिजन हैं, उनके जो है शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय जो सेना के दिग्गज निदेशालय और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और यहाँ पे देखा जाए सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट नमन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ठीक है, प्रोजेक्ट नमन के लिए देखिए किसने किसने आपस में समझौता किया, ये आप देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक भी शामिल है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट नमन दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। ये एक निवारण केंद्र की तरह, शिकायत निवारण केंद्र की तरह कार्य करेगा, जो कि किनको सहायता करेगा, जो पूर्व सैनिक रहे या फिर जो शहीद रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान गंवाई है, उनके जो परिजन हैं, उनके लिए जो है शिकायत निवारण केंद्र की तरह जो है ये कार्य करेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा मिशन के, माफ करिएगा, निगम के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो, ठीक है, जोशित रंजन सिकदरी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे किसके द्वारा, सिकदर के द्वारा, जोशित रंजन सिकदर के द्वारा जो है भारतीय ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार ग्रहण किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं इनकी। तो यहाँ पे जोशित रंजन सिकदर ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले बात करें तो ये कहाँ पे कार्यरत थे जोशित रंजन, तो ये राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक और कंपनी के सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की बात करें दोस्तों, तो ये भारतीय सरकार का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसके अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, किसके अधीन दोस्तों, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो है ये मिनी रत्न कंपनी है भारतीय सौर ऊर्जा निगम, जिसकी बात करें, जिसके निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला दोस्तों, यहाँ पे जोशित रंजन ने पदभार संभाला है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते दोस्तों एक और नियुक्ति की, जो कि कांगो गणराज्य में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो विदेश मंत्रालय के हैं मदन लाल टेगर, ठीक है, मदन लाल टेगर को कांगो गणराज्य, जो कि पूर्वी अफ्रीका का ये देश है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कांगो, रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, और इसके अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मदन लाल रेगर को। अगर हम बात करें मदन लाल की, तो ये वर्तमान में मंत्रालय के निदेशक के रूप में कार्यरत है, और भारत ने देखा जाए नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्रेजाविल, जो कि कैपिटल है किसकी दोस्तों, कांगो गणराज्य की, एक राजनयिक मिशन शुरू किया था। कांगो गणराज्य की बात करें तो ये मध्य अफ्रीका का देश है, इसकी राजधानी ब्रेजाविल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांगो गणराज्य है, जिसकी गैबॉन से, ठीक है,
सेंट्रल रिपब्लिक यहाँ पे गैबॉन से इसकी सीमा लगती है, कैमरून से निकलती है, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ ठीक है, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, तो इससे अपनी सीमा को ये साझा करता है और इसकी एक सामुद्रिक सीमा भी है जो कि अटलांटिक ओशन से लगती है। और अगर हम बात करें राजधानी क्या है दोस्तों, ब्रेजाविल है। इसी के साथ साथ एक अन्य नियुक्ति भी पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो कि नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में देखें नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, सिंधु गंगाधरन को जो है नेस्कॉम जो कि एक कंपनी है दोस्तों, उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की बात करें दोस्तों, जो सिंधु गंगाधरन की जो नियुक्ति है वो लैंगिक विविधता और प्रौद्योगिकी में महिला के नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे नेस्कॉम की बात करें दोस्तों, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, नंदन नीलकर्णी जो है इसके संस्थापक हैं, और देवांग मेहता। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था। और इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में नेस्कॉम का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में आप लोगों ने तूफान डैनियल के बारे में सुना होगा, जो कि भी हाल ही में सुनने को था। तो हाल ही में तूफान डैनियल ने, ठीक है, किस देश को प्रभावित किया है दोस्तों, तो ये क्या है, लीबिया को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें लीबिया, जो कि उत्तरी अफ्रीकी एक देश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी से ये लगा हुआ है लीबिया, ठीक है। तो लीबिया में देखा जाए, जो पूर्वी लीबिया का हिस्सा है दोस्तों, जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ हिस्सों में जो है भीषण बाढ़ आई है, और जिसकी वजह से 5300 लोग जो है मारे गए हैं और 10,000 लोग जो है लापता है। अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो लगभग 20,000 लोग जो है वो लोग विस्थापित है। तूफान के कारण जो है बांध टूटने से लीबिया, जो तूफान आया था तो वहां पे एक बांध टूट गया, जिसकी वजह से जो पूर्वी शहर डरना है वहां पे 25% जो है वो नष्ट हो गया है। और जो पिछले सप्ताह देखिए, ये जो तूफान आया था डैनियल, ठीक है, ये 10 सितंबर को भूमध्य सागर तक पहुंच गया था, और ये ग्रीस, तुर्की, ठीक है, बुल्गारिया, इन देशों को भी प्रभावित किया है डैनियल तूफान ने। तो आपने ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस सागर में जो है डैनियल तूफान उठा था, तो मेडिटेरेनियन सी से उठा था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लीबिया की देखिए आप बात करिए, यहाँ पे त्रिपोली जो है दोस्तों इसकी कैपिटल है, आप देख सकते हैं। और इससे देखिए कौन कौन से देश लगते हैं, तो ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है लीबिया से दोस्तों। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, देखिए ये ट्यूनीशिया है, ये अल्जीरिया है, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट से ये अपनी सीमा को साझा करता है लीबिया। ट्रिपोली इसकी कैपिटल है, जो कि कैपिटल आप यहाँ पे जो सिटी है ट्रिपोली, वो मेडिटेरेनियन सी से लगी हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये उत्तरी अफ्रीका का ये देश है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की, भारत और किस देश ने शिक्षा आईटी क्षेत्र में द्विपक्षीय परियोजनाओं और सहयोग पर चर्चा की है। तो किसने किया दोस्तों, ये किया है मंगोलिया ने, ठीक है। स्थल रुद्ध देश है ये, 2 देशों के बीच में स्थित है, इसकी कोई भी अपनी सामुद्रिक सीमा नहीं है मंगोलिया की। और भारत और मंगोलिया ने देखा जाए तो शिक्षा और आईटी, ठीक है, कौशल और क्षमता निर्माण, ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में और कौशल और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाओं और सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने देखा जाए, यानी कि भारत मंगोलिया मैत्रिक, ठीक है, मैत्री माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों की बात करें तो इन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है, और भारत मंगोलिया रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने विचारों का भी आदान प्रदान किया है। ये देखा जाए दोनों देश जो है विकास साझेदारी, शिक्षा, आईटी, हाइड्रोकार्बन, नवीकरणीय ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा, कनेक्टिविटी, खनिज और क्षमता निर्माण, इन विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा देंगे। बात करें दोस्तों, अभी हाल की बात करें तो जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं दोस्तों सौरभ कुमार, वो मंगोलिया दौरे पे गए थे, जिस दौरान ये हस्ताक्षर हुआ है। और देखिए भारत और मंगोलिया के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है, जिसका नाम है घुमंतू हाथी, हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। दोस्तों मंगोलिया की बात करें, देखिए इसकी जो कैपिटल है वो है उलानबटोर है। राष्ट्रपति की बात करें तो उखनागिन ठीक है, खुरेलसुख इनके जो है राष्ट्रपति हैं। और इसे देखा जाए अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे अनंत नीले आकाश की भूमि भी कहा जाता है, भूमि, घोड़े की भी भूमि के रूप में जो है मंगोलिया जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये मंगोलिया है दोस्तों, जो कि चाइना और रशिया के बीच में स्थित है, ठीक है। ये स्थल रुद्ध देश है, उलानबटोर इसकी कैपिटल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि
निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इस बी है नजमा अख्तर को। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया की ये कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर, और उनको देखा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमी से जो है सम्मानित किया गया। किसे किया गया? जामिया मिलिया इस्लामिया की जो कुलपति प्रोफेसर है नजमा अख्तर को। इस पुरस्कार की बात करें तो नजमा अख्तर को जो है टीम लीज एडटेक द्वारा आयोजित मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल ग्रैंड कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह के दौरान यहाँ पे पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर रघुनाथ अनंत ठीक है माशलकर के द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रोफेसर नजमा अख्तर की उपलब्धियों की बात करें तो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों वाली पूरी जूरी जो है उनके पैनल ने इनके नाम को चुना प्रोफेसर नजमा अख्तर को। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें दोस्तों तो इनके नेतृत्व में जो है जामिया मिलिया इस्लामिया को ने लगातार 2 वर्षों तक विश्वविद्यालय श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। जामिया के जो इंजीनियरिंग के छात्रों की एक टीम ने देखा जाए 8 से 9 अगस्त तक जो है गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित देखा जाए 36 घंटे के साइबर सुरक्षा हैकाथॉन कवच में भी जीत हासिल की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा साइबर सुरक्षा हैकाथॉन कवच का जो आयोजन किया गया था वो गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से जो है किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमी जो मिला है वो मिला है जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर को। अब आज के लास्ट हम एमसीक्यू की पढ़े उसके पहले कुछ देखिए नोट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन था आप लोग के सामने मीता वशिष्ठ का भी बात कर लेते। देखिए मीता वशिष्ठ की दोस्तों तो ये जो है फिल्म अभिनेत्री है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री है मीता वशिष्ठ, और इनको हरियाणा की सरकार ने जो हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने किया, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह नियुक्ति देखा जाए जो एक अभिनेता निर्देशक और निर्माता थे सतीश कौशिक उन्हीं के जो है असामयिक जो मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, उसके बाद से जो है ये पद खाली था। तो इस पद पे जो है फिर से जो है देखा जाए इन्हें नियुक्त किया गया मीता वशिष्ठ को। अब आज हम लास्ट जो है प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना का विस्तार किस वर्ष तक करने की मंजूरी दिया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों उज्ज्वला योजना के विस्तार की मंजूरी दे दिया है। किस वर्ष तक? तो 2026 तक। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को 7.5 मिलियन और कनेक्शनों तक, ठीक है, और कनेक्शनों तक विस्तारित करने का मंजूरी दिया है। बात करें दोस्तों केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ठीक है, उसको वित्तीय वर्ष 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इसमें देखा जाए इन 3 वर्षों के दौरान यानी कि 2023 से 2026 तक देखा जाए तो 75 लाख जो है नए जो एलपीजी कनेक्शन है वो आवंटित किए जाएंगे। एलपीजी यानी कि पेट्रोलियम, माफ करिएगा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इस विस्तार से देखा जाए तो 1650, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करोड़ की जो लागत से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं उनकी कुल संख्या कितनी मिलियन हो जाएगी? तो 103.5 मिलियन हो जाएगी। और इससे जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों की ओवरऑल संख्या देखा जाए तो ये जो है इतने मिलियन हो जाएगी। तो यहाँ पे सरकार ने देखा जाए हाल ही में सभी बाजारों में रसोई गैस की कीमतों में भी 200 रुपए का क्या किया? कटौती की है। मई 2022 की बात करें तो 90 मिलियन जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थियों को प्रति जो है किग्रा 14.2 किग्रा सिलेंडर पर, ठीक है, लगभग 14 किलो का जो सिलेंडर क्या रहेगा उस पर 200 रुपए की सब्सिडी भी भेजी गई है। और हम बात करें 1 अप्रैल 2023 तक तो लगभग 314 मिलियन घरों में एलपीजी कनेक्शन थे। ये देखिए ये रिसेंट का जो है डेटा है 1 अप्रैल 2023 तक। अगर हम बात कर ले दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य देखिए क्या है, जो गरीब परिवार की महिलाएं, ध्यान रखिएगा सभी महिलाओं की नहीं, जो गरीब परिवारों की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रदान करना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है, जो कि 2016 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि आरबीआई ने अगले 3 वर्षों के लिए आईसीआईसी बैंक के एमडी के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दिया है। किसे दिया है? संदीप बख्शी को दिया है। गोपाल बांगले भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं।
ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? गोपाल बांगले को। हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाली भारतीय स्पिनर बन गए हैं कौन? कुलदीप यादव बन गए हैं। नेस्कॉम, ये देखिए फिर से वही आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जो नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसे? जो है सिंधु गंगाधरन को। नगर निगम ने नायक कैश फॉर वेस्ट परियोजना शुरू किया है। तो कैश फॉर वेस्ट योजना जो है किस नगर निगम ने शुरू किया है? तो ये पटना ने, ठीक है, जो कि बिहार में, ठीक है, बिहार के पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और रेगुलर करंट अफेयर के साथ इसी तरह बने रहिए आप सब लोग और रेगुलर फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।